चलिए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 हमें कवर अप करके चलना है आज, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, आज की क्लास छोटी रहेगी क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। ये अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर AS1 बताता है। पहले उसके नोट्स जो है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने पास फटाफट से। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जी, अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए लगाए जाने वाले मेथड, उन दोनों को टुगेदर मिलाकर के कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। उदाहरण के तौर पे अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल है कि इन्वेंटरी की वैल्यूएशन होगी कॉस्ट और एनआरबी व्हिचएवर इज लोअर, और इस फॉर्मूले के अंदर कॉस्ट निकालने के लिए हमें अलग अलग मेथड लगाने पड़ते हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से एक ही प्रिंसिपल कॉस्ट और एनआरबी व्हिचएवर इज लोअर प्लस उसमें कॉस्ट को निकालने के लिए फीफो, वेटेड एवरेज मेथड, ये मिलाकर के बनाएंगे एक अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसे हम अकाउंटिंग करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है सर जी। उसके बाद अकाउंटेंट हैज टू मेक डिसीजन फ्रॉम वेरियस ऑप्शंस फॉर रिकॉर्डिंग और डिस्क्लोजिंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटेंट को काफी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि भाई किस तरीके से वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके चले या डिस्क्लोज करके चले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज के, जैसे इन्वेंटरी की कॉस्ट निकालने के लिए फीफो, वेटेड एवरेज यूज करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड यूज करना, ये सब अकाउंटिंग पॉलिसीज है। हाउ टू सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी? एक अकाउंटिंग पॉलिसी को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको चार बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, उस अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करें जिससे ट्रू एंड फेयर व्यू आए, जो प्रूडेंस को फॉलो कर रही हो ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करें, प्रूडेंस को फॉलो कर रही हो ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करें, जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म देख रही हो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब जो रियलिटी देखती हो ना कि कागजों को, और मेटीरियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करने वाली अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। यानी इस अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चार खासियत होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मेटीरियलिटी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म में बता देता हूं, मान लीजिए कोई लैंड है आपके पास और लैंड जो है वो पूरे तरीके से सेल हो चुकी है, सामने वाले व्यक्ति को आपने कब्जा भी दे दिया है, पोजीशन भी दे दिया है, और उसने अपनी बुक्स में भी एंट्री कर दिया, आपने अपनी बुक्स में सेल की एंट्री कर दिया, उसने अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री कर दिया, एग्रीमेंट भी फुल एंड फाइनल हो चुका है सेल का, बस रजिस्ट्री रहती है क्योंकि कोर्ट में रजिस्ट्री बंद पड़ी है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म प्रिंसिपल ये कहता है कि खाली रजिस्ट्री सामने वाले बंदे के नाम पे नहीं हुई है, बाकी सारा काम कंप्लीट है, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है, तो लैंड जो है वो उसी की बुक्स में शो होगी और तुम सेल दिखा दो। अब तुम अपनी बुक से लैंड हटा दो, सामने वाले की बुक्स में शो होगी, रजिस्ट्री हुई यानी उस चीज को छोड़ो, फॉर्म को छोड़ो, फॉर्म यानी कागजों को छोड़ो, सब्सटेंस को पकड़ो यानी सच्चाई को पकड़ो। ठीक है सर जी। उसके बाद What are three fundamental accounting assumptions? आप लोगों को पता होना चाहिए तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions कौन कौन से हैं? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। गोइंग कंसर्न ये कहता है ऐसा मानकर के अकाउंटिंग कीजिए कि निकट भविष्य में आप अपने बिजनेस को बंद नहीं करने जा रहे हो, वो चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी क्या कहता है? एक अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपने अडॉप्ट की है तो उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए आने वाले सालों में, आप उसे लगातार बार बार चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये नहीं कहता है, कंसिस्टेंसी असम्पशन ये नहीं कहती है कि जी आपको चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब बेटर प्रेजेंटेशन हो रही हो, किसी लॉ में लिखा हो, किसी एक्ट में लिखा हो, या कोई AS की रिक्वायरमेंट आ जाए, बट एक बार चेंज करने के बाद फिर उसे भी आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, लगातार बार बार आप अपनी पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कहता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करिए, खाली कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस तरीके से ये तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस बनते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। और मेरी बात को ध्यान रखिएगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर इन तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त, तो फिर कोई भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। बट अगर इन तीन में से किसी एक को भी या दो को या तीनों को फॉलो नहीं किया गया है, तो फिर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में कि हमने इनमें से किसको फॉलो नहीं किया है और क्यों फॉलो नहीं किया है। ये है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस का रूल। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, ये मैंने बताई दिया अभी आपको। इफ फॉलोड नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, इफ नॉट फॉलोड डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाउ टू डिस्क्लोज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड अर्लियर। अगर हमने पहले कोई और पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी, अब हमने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, तो उसका डिस्क्लोजर हम कैसे देकर के चलेंगे? हाउ वुड वी डिस्क्लोज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी को हम कैसे डिस्क्लोज करके चलेंगे, उसका जो इफेक्ट आएगा उसे। मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपने एक पॉलिसी चेंज कर दी और उसका जो इफेक्ट आ रहा है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वो मटेरियल ही नहीं है, उसका अमाउंट मटेरियल ही नहीं है, तो फिर क्या करना है? कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं। बट आपने पॉलिसी चेंज की है, उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, उसका अमाउंट करंट ईयर में तो मटेरियल नहीं है, बट आने वाले ईयर्स में मटेरियल हो जाएगा। अभी तो बहुत छोटा सा अमाउंट आ रहा है पॉलिसी चेंज होने की वजह से, बट आगे आने वाले ईयर्स में अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको नोट्स टू अकाउंट्स में ये बात लिखनी है कि जो हमने पॉलिसी चेंज की है उसका इफेक्ट करंट ईयर में तो इमटेरियल है, नॉन मटेरियल है, बट आने वाले फ्यूचर ईयर्स में मटेरियल हो जाएगा। बट अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का जो इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ रहा है वो मटेरियल है, तो फिर उसका अमाउंट आपको नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा। एक और केस हो सकता है, आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की, उसका जो इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो मटेरियल है, बट आप अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में नोट्स टू अकाउंट्स में आप लिख दोगे कि जो इफेक्ट है वो मटेरियल तो है, बट हम उसका अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। आइए जरा रीड करते हैं। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट मटेरियल इन करंट पीरियड, कोई डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, बट असर्टेनेबल इन लेटर पीरियड्स। करंट ईयर में तो मटेरियल नहीं है, बट फ्यूचर ईयर्स में इसका इफेक्ट जो है वो मटेरियल होगा। फैक्ट ऑफ सच चेंज इन लेटर पीरियड टू बी डिस्क्लोज्ड इन करंट पीरियड। करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट्स में लिखोगे कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से जो इफेक्ट आया है वो मटेरियल नहीं है करंट ईयर में, बट फ्यूचर ईयर्स में इट वुड बी मटेरियल एंड असर्टेनेबल। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मटेरियल इन करंट पीरियड, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर देने की वजह से जो इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो मटेरियल है और उसका अमाउंट भी आप असर्टेन कर सकते हैं, तो अमाउंट टू बी डिस्क्लोज। फिर नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में आपको अमाउंट बताना पड़ेगा कि कितना इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। बट अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो मटेरियल तो है करंट पीरियड में, बट उसका अमाउंट हम असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में आप ये बात लिख दोगे कि इफेक्ट तो मटेरियल है, बट हम उसका अमाउंट नहीं निकाल पा रहे हैं। फैक्ट टू बी डिस्क्लोज्ड, फैक्ट टू बी डिस्क्लोज्ड।
AS1 applies to all enterprises. AS1 is applicable to X, Y, Z, individual, proprietor, partnership, company, everyone. Level 1, level 2, level 3. अभी बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं सर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंटिटी क्या है? इससे साफ पता चलता है वो ग्रुप में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। चलो नहीं है कोई बात नहीं, मैं उनके पास फिर भी पर्सनली भेज देता हूं दोबारा से। लेवल 1, 2, 3 एंटिटी क्या है? किसी और बच्चे को भी पूछना हो लेवल 1, 2, 3 एंटिटी क्या है, फिर से मुझे पर्सनल डीएम कर दो, मैं भेज दूंगा आप लोगों को। बट ग्रुप में मैंने शेयर करके पिन भी किया था, आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो ठीक रहोगे। टॉपिक नंबर 7, मेरा टाइम बच जाएगा, कहने का मतलब ये है व्हाई AS1 इज रिक्वायर्ड। AS1 की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? टू मेक अ डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एक्चुअली अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज इन प्रिपरेशन ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिस्क्लोजर देने के लिए कि भाई जो अकाउंटिंग पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त फॉलो की गई है उनका डिस्क्लोजर देने के लिए AS1 कहता है, इसलिए AS1 की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स और लिख दिए गए हैं दोबारा से। वेटेड एवरेज, FIFO, कैश फ्लो का डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है डिस्क्लोजर दे देने से? इट प्रमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन एन ऑर्डरली मैनर। उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है अगर हम पॉलिसी को डिस्क्लोज करके चलते हैं। अगर अपने यूजर्स को हम ये बता देंगे कि हमने इन्वेंटरी की कॉस्ट निकालते वक्त वेटेड एवरेज फॉलो किया है या FIFO फॉलो किया है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, काम बेटर होगा। AS1 helps in comparing financial statements of an enterprise for the same period or of same enterprise for 2 or more different periods। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, जब वो डिस्क्लोजर करवा देता है अकाउंटिंग पॉलिसीज का, तो उससे क्या होता है, एक संस्था के 2 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना आसान हो जाता है। मान लीजिए एक संस्था ने पिछले साल फॉलो किया था FIFO, इस साल फॉलो किया है वेटेड एवरेज, तो जब ये बात डिस्क्लोज होगी नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में पिछले साल भी कि इस बार हमने FIFO फॉलो किया है और इस बार भी ये बात डिस्क्लोज होगी कि हमने वेटेड एवरेज फॉलो किया है, तो जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जब उन दोनों को पढ़ेगा तो उसे दिख जाएगा पिछले साल FIFO था, इस साल वेटेड एवरेज है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, वो बेटर कंपैरिजन कर पाएगा दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो बेटर कंपैरिजन कर पाएगा दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। एक ही संस्था के 2 साल के या अलग अलग संस्थाओं के एक ही साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटर तरीके से कंपैरिजन कर पाएंगे। बच्चों ये हो गई पूरी रिवीजन AS1 की, बहुत ही छोटा सा AS है। तो बच्चों 1 2 का 4 माइक टेस्टिंग डन, 4 2 का 1 नो माय नेम इज नॉट लखन। आइए जरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के MCQs की शुरुआत करने से पहले उसकी जरा थोड़ी सी डिस्कशन आप लोगों के साथ कर ले बिना किसी देरी के। 3 बातें हमारे डिस्कशन का पार्ट रहेंगी। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्रीज, कि भैया इस इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है सर जी। उसके बाद व्हाई वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज इज इंपॉर्टेंट, और फिर हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। देखिए बच्चों 3 प्रकार के बिजनेस होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर, एक ट्रेडर और एक सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरर का मतलब जो खुद गुड्स बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है और बेचता है। ट्रेडर का मतलब जो दूसरे से 10 में खरीदता है और अपना मार्जिन जोड़ के आगे 12 में बेच के प्रॉफिट कमाता है। और सर्विस प्रोवाइडर का मतलब जो गुड्स वगैरह में डील ही नहीं करता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैं। तो बच्चों अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो इन्वेंट्री का मतलब हो जाएगा 3 प्रकार की इन्वेंट्री, एक तो रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को बोलते हैं इन्वेंट्रीज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। WIP को बोलते हैं इन्वेंट्रीज हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, और रॉ मटेरियल को बोलते हैं इन्वेंट्रीज हेल्ड फॉर कंजम्पशन। ठीक है, तो 3 प्रकार की इन्वेंट्री हो गई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। रॉ मटेरियल कच्चा माल, फिर उसे जब कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बना रहे होते हैं तो एक बीच की स्टेज आती है वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर फाइनली जब गुड्स पैक वैक होकर तैयार हो जाता है, सेलेबल कंडीशन में आ जाता है, तो उसको कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल सोप का एग्जाम्पल उठा लीजिए, साबुन का। इसमें क्या होता है, केमिकल होता है रॉ मटेरियल, उस केमिकल को फिर सोक करके सुखा के बनाया जाता है और शेप में लाके काटा जाता है साबुन की शेप में, वहां तक वो बनता है WIP वर्क इन प्रोग्रेस। और फिर जब उस साबुन को फाइनली पैक करके परफेक्टली सेलेबल कंडीशन में लाके रख दिया जाता है, वो बन जाता है फिनिश्ड गुड्स। पैकिंग मटेरियल भी इन्वेंट्री की परिभाषा में इंक्लूड होगा, याद रखिएगा, इन्वेंट्रीज इंक्लूड पैकिंग मटेरियल। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए इन्वेंट्री का क्या मतलब होगा, स्टॉक ऑफ ट्रेडेड गुड्स, यानी वो गुड्स जो वो खरीद रहा है और आगे बेच रहा है, उसके लिए कुछ भी रॉ मटेरियल या WIP नहीं होगा। ट्रेडिंग गुड्स जो है, ट्रेडिंग बिजनेस जो है, उसमें बस एक ही प्रकार की इन्वेंट्री होगी, फिनिश्ड गुड्स। ट्रेडिंग बिजनेस में फिनिश्ड गुड्स से होगा, वो खरीदेगा किस कंडीशन में, सेलेबल कंडीशन में खरीदेगा और आगे बेच देगा। ठीक है सर जी, ट्रेडर का काम ही होता है एज इट इज खरीदे, अपना मार्जिन जोड़े और आगे बेच दे। आप कभी कपड़े वाली दुकान पे भी जाते हो तो वो कपड़े वाले भैया क्या करते हैं, आगे से खरीद के लाते हैं, सेलेबल कंडीशन में रहता है वो माल बिल्कुल, और आपको दे देते हैं। ठीक है सर। और सर्विस सेक्टर बिजनेस में इन्वेंट्री की बात ही नहीं होती, मेरे पास क्या स्टॉक है बताना जरा, मेरे पास कोई स्टॉक ऑफ गुड्स है, या मेरे पास कोई स्टॉक ऑफ गुड्स हो सकता है, तुम्हें बताइए। नहीं सर जी, आपके पास कोई स्टॉक ऑफ गुड्स हो ही नहीं सकता। चलो, वाई वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इनकम निकालने के लिए। इनकम निकालने के लिए क्यों सर, अरे भाई जब तक ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे तब तक GP कैसे आ जाएगा, नेट प्रॉफिट कैसे आ जाएगा। ओहो हो, ठीक है सर।
और इन्वेंट्री निकाल के आपको ये भी पता चलता है कि आपकी इन्वेंट्री और इनकम में क्या रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है सर? भाई इन्वेंट्री बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, इन्वेंट्री घटती है तो प्रॉफिट भी घटता है। क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक के घटने से प्रॉफिट घट जाते हैं। नहीं पता तुम्हें तो मुझे मैसेज करो, मैंने रील बना रखी है, मैं तुम्हें भेज दूंगा। बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट करना पड़ता है करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक को, इसलिए भी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस AS2 में भी लिख दिया, वैल्यूएशन कैसे कैसे करनी है तो तब भी फॉलो करना पड़ेगा। और लिक्विडिटी एनालिसिस, ये हमारा 5वां पॉइंट। इससे हमें ये एनालिसिस हो जाता है कि कितनी जल्दी हमारा स्टॉक जो है वो बिक रहा है और कितना स्टॉक पुराना काफी समय से पड़ा हुआ है, ये एनालिसिस भी हो जाता है। इसलिए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। अब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होगी कैसे? आपने कह तो दिया सर इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरर के लिए 3 टाइप की है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। ट्रेडर के लिए 1 टाइप की है, फिनिश गुड्स। सर्विस प्रोवाइडर के लिए है ही नहीं। बट मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे कैसे? आपने ये भी बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम निकालने के लिए, बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए, प्रॉफिट के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। बट सर वैल्यू निकलेगी कैसे, ये भी तो बताओ। वही मेरा अगला मुद्दा है प्यारे बच्चों, वही मेरा अगला मुद्दा है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। अब देख लो 3 टाइप की इन्वेंट्री हुई थी ना हमारे पास, एक रॉ मटेरियल, एक WIP और एक फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल और WIP और फिनिश गुड्स ये तीनों किसके केस में है? मैन्युफैक्चरर के केस में। और केवल फिनिश गुड्स किसके केस में है? ट्रेडर के केस में। और सर्विस प्रोवाइडर के केस में इनमें से कुछ भी नहीं। तो बच्चों हम कैसे देखेंगे? हम कोई AS2 ने रूल इस प्रकार से नहीं बनाए कि मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन का अलग तरीका है या ट्रेडर के लिए उसके फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन का अलग तरीका है। नहीं, उन्होंने कहा है रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन का ये तरीका है, ठीक है जी, और फिनिश गुड्स और WIP की वैल्यूएशन का ये तरीका है। ओहो हो, यानी जब हम मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल वैल्यू करेंगे तो ये वाले रूल्स लगाएंगे, जब हम मैन्युफैक्चरर के लिए फिनिश गुड्स या फिर WIP की वैल्यूएशन करेंगे तो ये वाले रूल लगाएंगे, और जब हम ट्रेडर के लिए उसके फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करेंगे तब भी यही वाले रूल लगाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और मजे की बात, फिनिश गुड्स और WIP का रूल एक ही है और रॉ मटेरियल का रूल अलग है थोड़ा सा, ठीक है सर जी। सर हमें सबसे पहले आप ये बताओ फिनिश गुड्स और WIP की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? अगर फिनिश गुड्स और WIP का स्टॉक आपके गोदाम में पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स का मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर दोनों के केस में पड़ा हो सकता है और WIP केवल मैन्युफैक्चरर के केस में पड़ा होगा, तो ऐसे केस में उस फिनिश गुड्स और WIP की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होगी? एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। CP और NRV उनमें से जो भी लोअर होगा। अब CP क्या है थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, NRV क्या है थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी रूल समझो खाली। रूल क्या है? CP और NRV विच एवर इज लोअर। की नोट, लोअर विल बी सिलेक्टेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। लोअर जो है वो हम आइटम बाय आइटम बेसिस पे सेलेक्ट करके चलेंगे। लोअर विल बी सिलेक्टेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। मतलब सर, मतलब मान लीजिए 3 इन्वेंट्री है आपके पास, A, B और C। A, B और C आपके पास 3 इन्वेंट्री है, A, B, C। A का कॉस्ट प्राइस है 100, B का कॉस्ट प्राइस है 150 और C का कॉस्ट प्राइस है 200। A की NRV है 80, B की NRV है 160 और C की NRV है 190। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं करना कि तीनों के कॉस्ट प्राइस का टोटल कर लो 450 और 290 है 350 और 430 और टोटल में से फिर लोअर सेलेक्ट कर लो 430। नहीं, आपको लोअर आइटम बाय आइटम लेना है। पहले A का CP और NRV का लोअर सेलेक्ट करना है 80, फिर B का CP और NRV का लोअर सेलेक्ट करना है 150 और फिर C का CP और NRV का लोअर सेलेक्ट करना है 190 और फिर इनका टोटल कर देना है आपको, ये आएगा आपका 420। लोअर विल बी सिलेक्टेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। ठीक है सर। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे निकलेगी? केवल मैन्युफैक्चरर के केस में ही ये बात लगेगी। इसके 2 केस है सर जी, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन के 2 केस है। पहला केस, इफ फिनिश गुड्स इन विच सच रॉ मटेरियल विल बी अप्लाइड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस और अबव। यानी रॉ मटेरियल को जिस फिनिश गुड्स में कंज्यूम किया जाने वाला है, रॉ मटेरियल का रोल क्या होता है? उसे फिनिश गुड्स बनाने में कंज्यूम कर लिया जाता है, उसे फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन में कंज्यूम कर लिया जाता है। तो अगर जो रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यूएशन आपको करनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस फिनिश गुड्स में ये कंज्यूम होने वाला है
वो फिनिश गुड्स अगर कॉस्ट प्राइस या उससे ऊपर बिकेगा तो इस रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे कर दो, रॉ मटेरियल को कॉस्ट प्राइस पे लिख दो। बट अगर ये रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन में कंज्यूम होने जा रहा है वो कॉस्ट प्राइस से भी नीचे गिर चुका है, वो फिनिश गुड्स जिसमें ये रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा जाके वो फिनिश गुड्स कॉस्ट प्राइस से नीचे गिर चुका है, if finished goods in which such raw material will be applied are expected to be sold at below cost price, then raw material will be valued at replacement price। फिर इस रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट प्राइस पे वैल्यू कर देंगे। रिप्लेसमेंट प्राइस जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, ना गिवन हो तो उस दूसरे नाम से गिवन होगा एनआरवी, एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल ऐसा करके लिखा होगा। ठीक है सर जी, ठीक है, एक ही बात है। तो रॉ मटेरियल के लिए क्या देखना है, फिनिश गुड्स जिसमें ये रॉ मटेरियल यूज होगा अगर वो सीपी या उससे ऊपर बिकने वाला है तो रॉ मटेरियल को सीपी पे लिख दो, अगर वो फिनिश गुड सीपी से भी नीचे गिर चुका है तो फिर रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट प्राइस यानी एनआरवी पे लिख करके चलेगी। ये हो गई जी रूल अपने पास। ठीक है सर जी, आइए जरा, मैंने कहा था कॉस्ट और एनआरवी कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। एनआरवी निकालने के लिए रूल बात करते हैं पहले। देखिए चलो कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं पहले। कॉस्ट निकालना बिल्कुल सिंपल है, जो जो आपके गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड, जो जो आपके गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो आपकी कॉस्ट है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में शामिल होगा। फॉर एग्जांपल परचेज कॉस्ट, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, फॉर एग्जांपल आपका फ्रेट इनवर्ड हो गया, आपका पैकिंग हो गया, आपका वेजेस हो गया, लेबर को जो आप पैसे देते हो गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को। ठीक है जी, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में वो सब आएगा। इन्वेंट्री की कॉस्ट के बारे में अगर कुछ पढ़ना है तो ये पढ़ो कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा। इंटरेस्ट एंड अदर बोरोविंग कॉस्ट इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होगा। एबनॉर्मल लॉस जो अगर हुआ है मेटल का, लेबर का, ओवरहेड का, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। स्टोरेज कॉस्ट मतलब आपने उस गुड्स को गोदाम में रखा हुआ है, उस गोदाम का जो किराया है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या कमीशन टू एजेंट, वो सब भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। तो क्या क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट में आएगा, इन्वेंट्री से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, फ्रेट, पैकिंग, वेजेस वगैरह वगैरह। और क्या क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आएगा, इंटरेस्ट एंड अदर बोरोविंग कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस, स्टोरेज कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। दो बातों का ध्यान रखिएगा, अगर जो स्टोरेज कॉस्ट है वो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, मतलब गुड्स WIP आधे बन के तैयार हुए हैं और आपको उन्हें ठंडी जगह स्टोर करना है इससे पहले कि आप उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो, तो उस टाइम पे जो स्टोरेज कॉस्ट है वो प्रोसेस का ही हिस्सा है, वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की प्रोसेस का हिस्सा है। तब आप उस स्टोरेज कॉस्ट को, उस गोदाम के किराए को इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड कर लोगे। यानी प्यारे बच्चों, अगर फिनिश गुड्स बन के तुमने स्टोर कर रखा है कहीं तो स्टोर का किराया इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आएगा। बट फिनिश गुड्स बनने से पहले ही तुम्हें उस इन्वेंट्री को कहीं स्टोर करके रखना पड़ रहा है क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, तो वो गोदाम का किराया इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। और इंटरेस्ट एंड अदर बोरोविंग कॉस्ट भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में यूं तो नहीं आता है, बट अगर प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत लंबी है, एग्जांपल वाइन की प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत लंबी होती है प्यारे बच्चों, तो उस केस में इंटरेस्ट और अदर बोरोविंग कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। ठीक है सर जी, तो ये हमारी जो है चर्चा का विषय है प्यारे बच्चों। अब हम चलेंगे कहां पर, अब हम चलेंगे जी अपने जो है MCQs पर। ओ एनआरवी रह गई, एनआरवी रह गई। एनआरवी मैंने बता दिया, रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रॉ मटेरियल की एनआरवी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही है। WIP की एनआरवी अगर आपको निकालनी है तो एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। मतलब अगर WIP की एनआरवी निकालनी है तो ये उठाओ कि उसका एस्टिमेटेड सेल प्राइस क्या है। याद रखना WIP का कोई एस्टिमेटेड सेल प्राइस नहीं होता, WIP को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद वो कितने में बिक जाएगा, वो वाला एस्टिमेटेड सेल प्राइस की बात चल रही है यहाँ पे। माइनस इस WIP को फिनिश गुड्स तक पहुंचाने में कितनी कॉस्ट और लग जाएगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, बेचने में कितने खर्चे आ जाएंगे। इस फॉर्मूले से निकलती है WIP की एनआरवी। फिनिश गुड्स की एनआरवी किस प्रकार से निकलेगी, फिनिश गुड्स की एनआरवी निकलेगी एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। वही सेम टू सेम
कि भाई फिनिश गुड्स कितने में बिक जाएगा माइनस बेचने के खर्चे। बस एक चीज डिफरेंट है WIP और फिनिश गुड्स की एनआरवी में कि फिनिश गुड्स की एनआरवी निकालते वक्त ये चीज माइनस नहीं करनी होती, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, नोट 1, सेलिंग एक्सपेंसेस में डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और अदर सेलिंग कॉस्ट, ये सेलिंग एक्सपेंस की एग्जांपल है। जो सेलिंग एक्सपेंस आपको यहाँ पे माइनस करना है ना, उसके एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। इन केस एनआरवी इज मिसिंग इन क्वेश्चन, हमने क्या रूल बताया आपको कि सर जी अगर फिनिश गुड्स WIP की इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है तो कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर लेना है। अब मान लीजिए एनआरवी मिसिंग है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे? इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू कर देंगे, बोलेंगे लैक ऑफ डेटा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट पे कर देंगे। ठीक है सर जी, ये हो गई जी रिवीजन आप लोगों की पूरी। हेलो 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 सर, 3 बार हेलो करी है, इसका क्या मतलब है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पढ़ने वाले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बड़ा खुश नज़र आ रहे हो सर, ऐसी क्या बात है? इतना प्यारा चैप्टर पढ़ाने को मिले, ऐसा नसीब हर किसी का थोड़ा ना होता है। सर हमें तो बड़ा मुश्किल लगता है, आप हंस रहे हो, हमारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। AS3 कैसे होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बड़ा डर लगता है सर हमें तो। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको ऐसा एहसास तो होगा ही नहीं कि हम भागे या ये वन शॉट थी। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से, और रिवीजन भी फर्स्ट क्लास हो जाएगी विद इन लीस्ट पॉसिबल टाइम। आप देखिएगा नए तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरा अंत तक जरूर देखना, तभी पूरी बात क्लियर होगी। CA इंटरमीडिएट सितंबर 24 जनवरी 25 के लिए ये रिवीजन लेक्चर होने वाला है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका एक और फायदा है, AS तो हो ही जाएगा लगे हाथ, जो आपका मॉड्यूल 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है वो भी लगे हाथ फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरी डिस्कशन। चलिए जी सर जी, कॉन्सेप्चुअल चर्चा फटाफट शुरू कीजिए बिना किसी देरी के। जैसा आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पेश खिदमत है एक कैश अकाउंट जो आप 11th क्लास से बना रहे हो। बच्चा पार्टी देखो, इसमें एक ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए का। डेबिट साइड कैश अकाउंट में क्या आता है? जो चीज़ें आ गई हमारे पास। क्रेडिट साइड क्या आता है? जो पैसा चला गया, मतलब जो पैसा रिसीव हुआ, जो कैश रिसीव हुआ वो कैश अकाउंट में डेबिट साइड, और जो कैश हमने पे किया वो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। इतना तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो यहाँ तक कैसे पहुँचे ये बहुत बड़ा सवाल है। तो डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, और कुछ कैश सेल करके 3 लाख रुपए आए गुड्स बेच करके। एक मशीनरी हमने सेल कर दी, यूज की नहीं रही होगी, 80,000 रुपये वहां से आ गए। और शेयर कैपिटल मतलब शेयर इशू कर दिए, IPO निकाल दिया, FPO निकाल दिया, 1,20,000 वहां से आ गए। लोन भी लिया है 70,000 रुपये का। लोन लिया है तो पैसा तो आएगा ही, कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सीधी सी बात है। भले ही उधारी भी बढ़ेगी, सेकंड इफेक्ट जाएगा, ड्यूअल इफेक्ट होता है हर चीज का, डबल एंट्री सिस्टम है हमारे अकाउंटिंग का। पर एक इफेक्ट ये तो है ही, लोन लेते हैं तो कैश तो आता ही है। तो मैं खाली कैश अकाउंट की बात कर रहा हूँ। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो अलग चीज होती है, आप कैश अकाउंट कहाँ पढ़ाने लग गए? तो मैं यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानियां हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश अकाउंट ही है और कुछ नहीं है, आओ अभी देखेंगे। और पेमेंट साइड क्या क्या है भाई? गुड्स बेचे थे तो खरीदने भी पड़ेंगे, तो परचेज थी 1.5 लाख रुपए की, और हमने लेबर को वेजेस की पेमेंट करी है 50,000, फर्नीचर कैश खरीदा है 40,000, लोन वापस भी लौटा दिया 20,000, 70,000 का लिया है तो उसमें से 20 वापस भी लौटा दिया था उसी ईयर में, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट भी दिया, अब लोन लोगे तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा 10,000, और फाइनली हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 5 लाख रुपए। डेबिट साइड का टोटल करो, 2 और 3 5 80, 6 7 770, और क्रेडिट साइड 150 50, 2 लाख, 240, 260, 270, 770 में से 270 गए, 5 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। कैश अकाउंट दोनों तरफ मैच है। मेरा मानना है कैश अकाउंट तो आप लोगों को बनाना आता ही होगा। किसी ने जीवन में अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट भी नहीं पढ़ा हो ना, वो भी कैश अकाउंट तो बना ही देगा। करना क्या है? जो पैसा आया वो इधर, जो गया वो इधर, पहले कितना था जोड़ लो, जो चला गया माइनस कर दो, जो पहले से बैलेंस था वो प्लस जो पैसा आ गया टोटल कर लो, माइनस जो पेमेंट कर दी वो हटा दो, क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चा पार्टी, इस कैश अकाउंट के बेस पर आप मेरे 4 सवालों का जवाब दीजिएगा। Just answer 4 of my questions and you'll find that cash flow statement की रिदम बनने लगेगी, महक आने लगेगी आपको। Please answer my questions. Number 1, how much net cash is generated from sale of goods? Sale of goods से net कितना पैसा आया है हमारे पास? Please tell me, sale of goods से net पूछ रहा हूं, net। तुम कहने लगोगे सर 3 लाख रुपए की सेल हुई है, 3 लाख रुपया आया है हमारे पास। नहीं, 3 लाख तो सेल हुई है, मैं नेट कैश कितना आया वो पूछ रहा हूं, यानी खर्चे भी काटो उसमें से।
ये 3 लाख रुपए की सेल करने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ा होगा क्या भाई, 1.5 लाख रुपए के तो गुड्स खरीदने पड़े और 50,000 लेबर को देने पड़े उन गुड्स को पैक कराने के लिए और सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए। तो 3 लाख रुपए की सेल करने के लिए 2 लाख का तो खर्चा ही करना पड़ा। तो नेट कैश कितना आया गुड्स से, गुड्स यानी वो चीज जिसे हम खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, उसे गुड्स कहते हैं। फिक्स्ड एसेट वो चीज होती है जिसे खरीदते हैं यूज करने के लिए ना कि बेचने के लिए। जैसे मेरे ऑफिस में लाइटिंग है, कैमरा है, लैपटॉप है, माउस है, ये सब फिक्स्ड एसेट है क्योंकि मैंने इनको खरीदा है यूज करने के लिए। खाली गुड्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपका कैश अकाउंट ये जरूर बता रहा है कि सेल इतने की हुई, परचेज इतने की हुई, परचेज पे वेजेस का खर्चा इतने का हुआ, लेकिन वो कहीं भी ये नेट करके नहीं दिखा रहा है कि खाली गुड्स की वजह से कितना कैश का फ्लो हुआ है। 3 लाख आया, 2 लाख गया, नेट बचा 1 लाख। वो नेट 1 लाख कहीं भी कैश अकाउंट में नहीं दिखा है। हाँ, 3 लाख अलग लिखा है, 1.5 और 50 2 लाख अलग लिखा है, पर नेट 1 लाख कहीं अलग से नहीं लिखा है। वही मैंने आपसे पूछा। दूसरा सवाल, हाउ मच नेट कैश इज जनरेटेड फ्रॉम सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट यानी वो चीज जिसे बिजनेस में खरीदा है यूज करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। बच्चा बाटी जिसे खरीदो बेचने के लिए वो गुड्स, जिसे खरीदो यूज करने के लिए, यूज करके पैसा कमाने के लिए, दैट इज फिक्स्ड एसेट। कैमरा, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, लाइट्स, फर्नीचर, इस टाइप की चीजें। ओके सर जी, तो बताओ जरा कैश अकाउंट देख करके। सर मशीनरी की सेल हुई थी 80,000। मशीनरी एक ऐसी चीज होती है जिसे यूज करते हैं, बेचते नहीं है, फिक्स्ड एसेट होती है। और ऊपर फर्नीचर भी। 40,000 की परचेज है, तो 80,000 की सेल, 40,000 की परचेज, नेट कितना हुआ 40,000। नेट हुआ 40,000। बहुत सिंपल है। यानी मैं कैश अकाउंट की ही कुछ प्रेजेंटेशन बदलता जा रहा हूं, यानी मैं कैश अकाउंट से ही कुछ एक्स्ट्रा डाटा निकालते हुए जा रहा हूं। कैश अकाउंट में यूं तो 80 और 40 लिखा है, पर 80 - 40 फिक्स्ड एसेट से 40,000 का नेट इनफ्लो हुआ है, ये कहीं नहीं लिखा। मैं उसे अलग से प्रेजेंट करते हुए जा रहा हूं। और तीसरी बात, हाउ मच नेट कैश इज जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंस ट्रांजेक्शंस। फाइनेंस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है उधार के लेन देन से। उधार के लेन देन से कितना कैश का आदान प्रदान हुआ है, नेट निकाल के बताओ। अलग अलग तो कैश अकाउंट में लिखा ही होगा, कीमती वर्ड है नेट करके बताओ, नेट करके। अच्छा जी, नेट करके क्या आया सर, 120 का हमने शेयर इशू करके पैसा लिया और 70 का लोन लिया। शेयर भी उधारी होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखी जाती है शेयर कैपिटल, ऑफ कोर्स सर। तो इनफ्लो हुआ है लायबिलिटीज का 1,90,000 माय डियर फ्रेंड्स, 1,90,000 का इनफ्लो हुआ है। चलो बहुत बढ़िया सर। उसके बाद आउटफ्लो कितना हुआ है, आपने पेमेंट कितनी कर दी उधारी की सर, 20,000 का लोन और उस पर 10,000 का ब्याज, 30,000। ब्याज भी तो यार फाइनेंस ट्रांजैक्शन की वजह से ही पे करना पड़ रहा है ना, तो उसी में कंसिडर किया जाएगा। तो 190 का इनफ्लो है और 30,000 का आउटफ्लो है। 1,60,000 का नेट कैश आया है फाइनेंस ट्रांजैक्शन से। यूं तो 120 और 70 अलग लिखा है कैश अकाउंट में, 20 और 10 अलग लिखा है कैश अकाउंट में, पर नेट करके मैंने अलग से लिख लिया। यानी मैंने अपने कैश अकाउंट के ही 3 टुकड़े कर डाले। मैंने कैश अकाउंट में से गुड्स वाली ट्रांजैक्शन अलग उठा ली कि भाई गुड्स से कितनी सेल होके पैसा आया और गुड्स की परचेज और पैकिंग पे कितनी पेमेंट हुई, नेट करके निकाल लिया। मैंने अपने कैश अकाउंट का दूसरा टुकड़ा किया एसेट्स को देखने के लिए, फिक्स्ड एसेट से कितना पैसा सेल से आया और परचेज में गया, नेट करके अलग लिख लिया। और कैश अकाउंट का तीसरा टुकड़ा किया मैंने, फाइनेंस ट्रांजैक्शंस को उठाया, फाइनेंस ट्रांजैक्शंस उधार कितना लिया माइनस कितना चुका दिया, नेट कितना आया। ये कैश अकाउंट के ही 3 अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग 3 कैलकुलेशंस कर ली मैंने। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंस ट्रांजैक्शंस। बस कैश अकाउंट से अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग नेट बैलेंस हासिल करना, ये 3 प्रकार के अलग नेट बैलेंसेस निकालना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपरेशन कहलाता है। बस उसे थोड़ा सा 4 चांद लगा के प्रेजेंट और कर देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। चौथा सवाल, टोटल नेट कैश जनरेटेड यूज्ड एंड चेक द एक्यूरेसी। टोटल नेट कैश कितना आया भाई, 1 लाख आया सेल ऑफ गुड्स से, नेट की बात कर रहा हूं, 3 - 2। 40,000 आया फिक्स्ड एसेट से, 80 - 40 40 हो गया 1 और 40, 1,40,000 और 1,60,000 नेट आया फाइनेंस ट्रांजैक्शन से। तो 1 + 40 + 160, 140 और 160 ये हो गया आपका 3 लाख। तीनों एक्टिविटीज को अलग अलग करके मैंने देखा, 140 और 160, अब तीनों का जोड़ कितना आया 3 लाख रुपए। और पहले से कितना था आपके पास, ओपनिंग बैलेंस कैश अकाउंट में झाको कितना था 2 लाख रुपए।
तो 2 पहले से था और तीनों एक्टिविटीज से 3 लाख आ गया, तो 2 और 3 फाइनल क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए? 5 लाख। वही आपके कैश अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख। इससे आपकी एक्यूरेसी भी चेक हो गई। एक्यूरेसी का मतलब ये भी पता चल गया कि जो 3 टुकड़े अलग अलग आपने किए और 3 कैलकुलेशंस अलग अलग करी, कहीं उनमें कोई गलती तो नहीं है, ये भी पता चल गया कि भाई ओपनिंग 2 था, हमारा 3 आ रहा है, तीनों का टोटल 2 और 3 5 क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। जरा कैश अकाउंट में झांको, हाँ 5 ही आ रहा है, तो हमारी कैलकुलेशन ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है माय डियर फ्रेंड्स जिसमें पेपर में ही तुम्हें पता होगा कैलकुलेशन करते वक्त ही फाइनल कि आपने आंसर सही निकाला, यानी तुम्हें पूरे नंबर मिलने वाले हैं या नहीं। अगर तुम्हारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस मैच हो जाए कैश के क्लोजिंग बैलेंस से, सर क्वेश्चन में कैश अकाउंट भी दे रखा होगा क्या? अरे नहीं, बैलेंस शीट तो दे रखी होती है ना, उसमें कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो अगर आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कैश के क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो जाए, कैश या बैंक बैलेंस जो भी है, तो समझ लीजिए आपने बिल्कुल ठीक किया है, पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अदरवाइज कोई गलती, अब सर गलती हो गई तो हम उसे ढूंढने ही बैठ जाएंगे और 1.5 घंटा वहीं खराब कर देंगे, ऐसे मत करना, ये गलती मत कर देना। बस एक बार चेक करना, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, चाहे कोई भी अकाउंट हो, आपने एक बार बनाया, टैली हो गया, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। नहीं हुआ, एक बार नजर मार लो उसमें, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट या 7 मिनट दे दो उसको, बहुत ज्यादा कह रहा हूं फिर भी मैं, मैक्सिमम 5 मिनट 4 मिनट दो उसको, बस 7 भी नहीं चलेगा। नहीं होता है ना, आगे बढ़ो भाई साहब। बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं इसी चक्कर में, एक कैलकुलेशन के पीछे पड़ जाते हैं अकाउंट्स में। ऐसे ही तो खेलते हैं इंस्टीट्यूट, एक ऐसा क्वेश्चन देगा, बच्चे ने अगर वो अटेम्प्ट किया, कैलकुलेशन टैली नहीं हुई, वो उसमें लगा ही रहता है, लगता है कि उसको मेरे को आता है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बनाता है ICAI कि मेरे को आता है, अब करूं अब करूं अब करूं, और वो हो ही नहीं पाता कभी भी। वो एक मीम नहीं चलती है कि आदमी के ऐसे सिर पे आगे यहाँ पैसा टाक देते, आदमी भागता रहता है कि पैसा मिलेगा मिलेगा, पैसा भी उसके साथ आगे आगे भागता रहता है, कभी नहीं मिलता। ऐसे टाइप के क्वेश्चन सेट कर देता है, इसे बचना इस क्वेश्चन से। बहुत नेक सलाह दे रहा हूं मैं आपको, याद रखिएगा। ठीक है सर जी, आपकी ये बातें हमारी समझ में आ गई। आइए जरा आप नोट्स पढ़ लेते हैं जरा एक बार, आइए जी, लेट्स रीड विद मी। Cash flow statement is a statement which is prepared to analyze cash flows of an enterprise during a particular period. Cash flow can be inward and outward both. Cash flow क्या है? Cash flow statement एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम कैश का एनालिसिस करते हैं, मतलब पूरा कैश का आदान प्रदान 3 अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं और देखते हैं कहां से कितना आया कितना गया, नेट कर लेते हैं, और फिर फाइनली तीनों का जोड़ करके ओपनिंग बैलेंस प्लस करके मैच करते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस सही आ रहा है या नहीं, कहीं हमारी स्टेटमेंट में कोई गलती तो नहीं हो गई है। फॉर एनालिसिस पर्पज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जो मैंने कहा था सेल परचेज ऑफ गुड्स, उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। जो मैंने कहा था सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहा जाता है, और फाइनेंसिंग को तो मैंने भी फाइनेंसिंग ही कहा था। नोट, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ। खाली कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो नहीं, इनफ्लो भी आएगा, आउटफ्लो भी आएगा, और नेट करके भी लिखा जाएगा। Cash flows from operating activities records flow of cash from in principal main activities of the business. In simple words, flow of cash from those activities for which the enterprise was established come under this head. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है? रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं बिजनेस की, जो रेगुलर यानी मेन एक्टिविटीज हैं, जो बिजनेस का मुख्य काम है, सेल परचेज ऑफ गुड्स, एज सिंपल एज दैट, और उससे जुड़े हुए अदर एक्सपेंसेस भी। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिकॉर्ड फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट को ही नॉन करंट एसेट कह देते हैं, और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, यूं तो वो भी नॉन करंट एसेट ही होती है, फिक्स्ड एसेट ही होती है, पर उसे एक अलग दर्शाया जाता है, अलग लिखा जाता है उसको। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज को उसी के अलग नाम से लिखा जाएगा, ठीक है सर। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिकॉर्ड इनफ्लो ऑफ कैश फाइनेंस अलोंग विद इट्स रीपेमेंट विद रिलेटेड कॉस्ट। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? जो आपने उधार का आदान प्रदान किया है। रिलेटेड कॉस्ट का मतलब जो बदले में ब्याज आप चुकाओगे वो भी। शेयर लेने के बदले में ब्याज थोड़ी चुकाते हो, शेयर इशू करने के बदले में ब्याज नहीं, डिविडेंड, वो भी आएगा। डिविडेंड की पेमेंट भी फाइनेंसिंग में ही आएगी। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है सर जी। ये लो बच्चा पार्टी, आखिरी सवाल, व्हाट इफ द अबाउट ट्रांजैक्शंस वर कैरिड आउट थ्रू बैंक, सेम इफेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट केवल कैश नहीं, बैंक के थ्रू की गई ट्रांजैक्शंस को भी 3 अलग अलग टुकड़ों में करके कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही हिस्सा बनाती है। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शंस। ये रही आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना
है। इस फॉर्मेट को आपको बनाना है, इसमें फिगर्स पुट करनी है। सर ये बड़ा मुश्किल सा है, हमें कैसे याद होगा? चुटकियों में याद होगा। आइए जरा, ऑपरेटिंग की बात बाद में करेंगे, पहले इन्वेस्टिंग को याद कर लेते हैं। बड़ा प्यारा सा है। क्या सिखाया था मैंने आपको? इन्वेस्टिंग में क्या आता है? सर फिक्स्ड एसेट की सेल परचेज इन्वेस्टिंग में आएगी, आपने कहा था। फिक्स्ड एसेट वो चीज़ है जिन्हें यूज करने के लिए खरीदा गया है, ठीक है। तो अब फिक्स्ड एसेट के क्या करते हैं? 3 टुकड़े कर लेते हैं भाई साहब। एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जिसे टच कर सके देख सके, एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट जिसे टच ना कर ना सके देख ना सके, और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन तीनों की सेल और इन तीनों की परचेज यहां पे आ जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और नीचे परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दिस इज इट माय डियर फ्रेंड्स। जो सेल हुई है वो प्लस, जो परचेज हुई है वो माइनस, नेट निकाल लो। ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और सर ये क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। ये 3 चीजें और आती हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट जो रिसीव किया है आपने वो। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, ये आएगा यहाँ पे। ध्यान रखिएगा मेरी बात को आप। क्यों सर? अरे भाई ये सब इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। अगर जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करके जो इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट तुम कमाते हो वो भी इन्वेस्टिंग में आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के कुछ उदाहरण देता हूं आपको। जैसे आपने 12 महीने से ज्यादा के लिए अपनी बिल्डिंग किसी को किराए पे दे दी, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। या आपने 12 महीने से ज्यादा के लिए कोई शेयर्स खरीद लिए, या आपने 12 महीने से ज्यादा के लिए किसी को पैसा ब्याज पे दे दिया, बदले में इंटरेस्ट आएगा। तो बिल्डिंग से रेंट आएगा, शेयर से डिविडेंड आएगा, ब्याज पे जो पैसा दे दिया वहां से इंटरेस्ट आएगा। ये तीनों चीज कहां से आ रही है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से। तो जब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी तो ये तीनों भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट बनेंगी। अब जाओ 1 सेकंड में रिवाइज करवाता हूं। सेल ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल, एनसीआई, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड। उसके बाद माइनस परचेज ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल, एनसीआई। दैट्स इट, दैट्स इट। ये हो गया खत्म जी। तो आगे बढ़ेंगे और आखिरी एक्टिविटीज की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उधार लेना देना। उधार वापस तो वही देना है जो लिया है। मैं 2 वर्ड्स बोल रहा हूं, उधार लेना और देना। तो वापस क्या लौटाओगे? जो लोगे। तो खाली ये देख लो कि उधार लिया कैसे कैसे जा सकता है, बात खत्म, वही लौटाया जाएगा। तो हम कैसे कैसे एक कंपनी जो है वो पैसा उधार ले सकती है? नंबर 1, सबसे पहला जो तरीका है पैसा उधार लेने का वो है माय डियर फ्रेंड्स इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर, शेयर इशू करके पैसा ले लो, डिबेंचर इशू करके पैसा ले लो, बैंक से लॉन्ग टर्म बोरोविंग लोन ले लो, बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट बना लो, कोई शॉर्ट टर्म बोरोविंग वगैरह ले लो। ये तरीके हैं उधार लेने के। तो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में उधार आएगा कहाँ से? इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, यहाँ से पैसा आएगा आपके पास, ठीक है। और जाएगा भी कहाँ? यहीं पे वापस जाएगा। लेकिन जो शेयर इशू करके पैसा आया उस पर आप पहले डिविडेंड की पेमेंट करोगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आपने लिया है उस पर इंटरेस्ट पे करोगे। उसके बाद वापस लौटाओगे, रीपेमेंट करोगे मूल की, शॉर्ट टर्म बोरोविंग की, लॉन्ग टर्म बोरोविंग की, और डिबेंचर्स का या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करोगे, और इक्विटी शेयर्स को पैसा वापस लौटाओगे, जिसे बाय बैक कहते हैं। यानी फ्रेंड्स मैं सम अप करता हूं, फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस में पैसा कहां से आएगा? बच्चा पार्टी शेयर्स इशू करके आएगा, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करके आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग से आएगा, और शॉर्ट टर्म बोरोविंग से आएगा। यहां से आपने उधार लेके अपने सिर पे उधारी की टोपी बना ली। अब वापस क्या क्या लौटाना है? पहले तो शेयर्स पे जो पैसा लिया है उस पे डिविडेंड, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, इन सब पे इंटरेस्ट, और फिर इन सब का मूल वापस लौटाओगे। रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोविंग, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स को पैसा वापस लौटाने को रीपेमेंट नहीं रिडेम्पशन कह देते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस लौटाने को रिडेम्पशन ये नहीं कह के बायबैक कहते हैं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज खत्म, नेट कर लो। अब आते हैं हम आखिर और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा गेम खेलता है आपके साथ, क्वेश्चन प्लेज गेम विद यू। इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या करेगा? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे देता है,
और आप कहोगे सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की क्या कैलकुलेशन करें? आपने तो बताया था सेल परचेज ऑफ गुड्स आती है, उसमें बिजनेस की जो डेली एक्टिविटीज आती है वो आती है। हाँ, अगर आप डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ तो उसमें सेल परचेज ऑफ गुड्स और बिजनेस की डायरेक्ट एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की ही इनफ्लो और आउटफ्लो लेकर के चलोगे, पर क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनवाता है, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे देता है। वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसे कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों प्रकार के इनकम्स और एक्सपेंसेस को कंसिडर किया जाता है। तो आपको क्या करना होगा, उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के आइटम्स हटा दो, इनकम वाले भी और एक्सपेंस वाले भी, उनका इफेक्ट खत्म कर दो, तो क्या बचेगा? ऑपरेटिंग। ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने का इनडायरेक्ट मेथड। जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन देता है उसके थ्रू हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है बच्चा भाई। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक ऐसी चीज होती है जिसको निकालने के लिए तीनों प्रकार की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस को कंसिडर किया जाता है। तो आप उसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इनकम और एक्सपेंसेस का इफेक्ट हटा दो तो बचेगा क्या? ऑपरेटिंग। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग मतलब वही फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग को एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट का मतलब उनका इफेक्ट रिमूव कर देंगे, तो जो बचेगा वो ऑपरेटिंग ही बचेगा। अब इफेक्ट कैसे रिमूव करेंगे? कुछ चीजें ऐड करेंगे और कुछ चीजें लेस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सर बहुत सारी चीजें ऐड करने के लिए मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, DGP दिल, DIL, DGP DIL, DGP साहब का दिल, ऐसे याद रख सकते हो आप। D फॉर डेप्रिसिएशन, G फॉर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड, P फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अगेन D फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, I फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस और लॉस, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये है माय डियर फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि भाई प्रोविजन बढ़ गया है तो उसे भी ऐड कर देना। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेप्रिसिएशन क्यों ऐड कर दिया? भाई साहब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम डेप्रिसिएशन माइनस करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल माइनस करते हैं सर डेप्रिसिएशन। तो सर डेप्रिसिएशन यूं देखा जाए तो फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, वो इन्वेस्टिंग आइटम है इसलिए उसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा। तो सर इफेक्ट हटाना है तो हटाओ ना, माइनस करो, ऐड क्यों किया है? अरे भाई माइनस तो वो पहले ही हो गया, प्रॉफिट निकालते वक्त डेप्रिसिएशन पहले माइनस ही तो होता है, उसका इफेक्ट हटाओगे तो रिवर्स करोगे तो प्लस करना पड़ेगा ना। और वैसे भी डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, जेब से थोड़ा ना चुकाना होता है। और आप क्या बना रहे हो? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें केवल कैश वाली ट्रांजैक्शन ही आएंगी, नॉन कैश आइटम्स का इफेक्ट हटाना पड़ेगा। यानी जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे इनडायरेक्ट मेथड से, तो हमें फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का इफेक्ट तो हटाना ही हटाना है, साथ ही साथ नॉन कैश आइटम्स का इफेक्ट भी हटा दो, क्योंकि आखिरकार है तो ये कैश फ्लो ही, है तो ये कैश फ्लो ही। यस सर। और लेस क्या क्या करना है? इसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसको आप ड्रिप के तौर पे याद रख सकते हैं, ड्रिप, DRIP। D फॉर डिविडेंड इनकम, R फॉर रेंटल इनकम, I फॉर इंटरेस्ट इनकम और P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और कोई प्रोविजन घट जाए तो वो भी लेस कर देना, वो भी लेस कर देना, या ड्रिप में डबल P लगा लो। D फॉर डिविडेंड इनकम, R फॉर रेंटल इनकम, I फॉर इंटरेस्ट इनकम, P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और दूसरा P फॉर प्रोविजन का डिक्रीज। और ऊपर जो था DGP दिल, उसमें भी P को 2 बार बोल लो, D फॉर डेप्रिसिएशन, G फॉर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज, P फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, दोबारा P फॉर प्रोविजन का इंक्रीज, और अगेन D फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, I फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस और L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये ऐड और लेस करना है माय डियर फ्रेंड्स। इसको ऐड लेस करने के बाद तो सर खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी तो केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल के आएगा, तुम्हें फाइनली नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक जाना है। सर उसके लिए अब क्या रह गया बच्चों? देखो बैलेंस शीट में क्या क्या होता है तुम खुद बताओ। सर बैलेंस शीट में एसेट साइड होते हैं नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। बहुत बढ़िया। इसमें से नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में चले गए, और करंट एसेट कहाँ गए? कहीं नहीं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या क्या होता है? कैपिटल चली गई फाइनेंसिंग में, रिजर्व्स फाइनेंसिंग, या इसमें अपना ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में उसका इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद अपना सर नॉन करंट लायबिलिटीज जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग कहाँ गई? कहाँ गई? फाइनेंसिंग में, बैंक का लोन वगैरह। करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल वगैरह कहाँ है? कहीं नहीं।
सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो आ गई, वो एक ही लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो फाइनेंसिंग में जाती है, बाकी की करंट लायबिलिटीज अभी कहीं नहीं गई। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारा इफेक्ट कहाँ गया, बाकी सबको किसी ना किसी ने गोद ले लिया, हम रह गए। तो ऑपरेटिंग कहता है तुम्हारे लिए हम हैं। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज और इफेक्ट डाल दो यहाँ पे, तो फाइनली आप नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक पहुंच जाओगे बच्चा पार्टी। क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को लेस कर देना है, एक इनकम टैक्स की जो पेमेंट है वो और लेस कर देना, लास्ट में फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। सर डिक्रीज इन करंट एसेट को क्यों ऐड किया, बच्चों लिसन टू मी। मान लीजिए कोई एसेट है आपका करंट एसेट, जैसे कि डेटर्स 1 लाख रुपए थे पिछले साल, करंट ईयर में 80,000 रह गए, यानी 20,000 रुपए की पेमेंट डेटर से। भाई डेटर्स कौन लोग होते हैं, जिनसे पैसा लेना होता है। पिछले साल 1 लाख लेना था, अब केवल 80,000 लेना है, तो 20,000 आ गया होगा, तो पैसा आ गया तो ऐड ही होएगा, बात खत्म। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इसको क्यों ऐड किया, मान लीजिए क्रेडिटर है, मान लीजिए क्रेडिटर है माय डियर फ्रेंड्स, तो पिछले साल क्रेडिटर थे 50,000, इस साल बढ़ के हो गए 60,000, 10,000 की इंक्रीज बढ़ोतरी हो गई क्रेडिटर्स के अंदर, उसे क्यों ऐड कर दिया सर, वो कोई पैसा आया थोड़ा ना है हमारे पास। बच्चा बाटी, वो जो क्रेडिटर्स का इंक्रीज है, वो जो क्रेडिटर्स का इंक्रीज है वो कब हुआ होगा, जब आपने उधार सामान और खरीदा होगा, जब आपने उधार सामान और खरीदा होगा। बिल्कुल ठीक सर, सामान उधार खरीदा हो चाहे नगद खरीदा हो, परचेज अकाउंट में तो जाता ही जाता है, तुम्हारी ट्रेडिंग अकाउंट में तो पूरी परचेज जाती है, नगद वाली भी उधार वाली भी। हाँ सर, तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करते वक्त आपकी उधार वाली परचेजेस को भी माइनस कर दिया जाता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलेगा, अरे भाई वो तो उधार खरीदी थी, पैसा तो गया ही नहीं, तो उसका इफेक्ट हटाओ। तो जो आपने क्रेडिट परचेज का खर्चा माइनस किया हुआ है उसका इफेक्ट हटाओ, यानी उसे ऐड बैक कर दो, उसे ऐड बैक कर दो, क्योंकि वो पैसा आपने चुकाया नहीं है, उधार खरीदा है। P&L बनता है एक्रूअल बेसिस पे, तो उसमें से तो माइनस होना लाजमी है, भले ही नगद खर्चा है भले ही उधार खर्चा है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है कैश बेसिस पे, नगद वाला खर्चा माइनस रहने दो, पर उधार वाला खर्चा अगर प्रॉफिट की कैलकुलेशन में माइनस हो गया है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसे ला करके वापस ऐड बैक कर दो, और इनका उल्टा लेस कर दो, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इनको ऐड कर दो माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक सांस में पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवाइज करवा देता हूं आपको, एक सांस में। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम, मैं इन्वेस्टिंग से शुरू कर लेता हूं, जिस सीरीज में पढ़ा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एनसीआई, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव्ड, और माइनस परचेज ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एनसीआई, बात खत्म। फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या चुकाओगे, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड और इंटरेस्ट, और इनका पैसा वापस लौटाओ। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को पैसा वापस लौटाना रिडेम्पशन कहलाएगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और इक्विटी का पैसा वापस लौटाना बायबैक कहलाएगा, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड करो डीजीपी दिल, डी फॉर डेप्शन, जी फॉर गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज, पी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, पी फॉर प्रोविजन का इंक्रीज, और डी फॉर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, आई फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, और एल फॉर लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लेस करो ड्रिप, पी डबल, डी फॉर डिविडेंड इनकम, आर फॉर रेंटल इनकम, आई फॉर इंटरेस्ट इनकम, पी फॉर प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और पी फॉर प्रोविजन का डिक्रीज। पहुंच जाओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक। उसके बाद आपको ऐड करना है डिक्रीज इन सीए, इंक्रीज इन सीएल, और लेस करना है इंक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीएल। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, इनकम टैक्स पेड माइनस कर दो, पहुंच जाओगे ऑपरेटिंग तक। और फिर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का टोटल करके उसमें कैश ऐड कर दो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्वल टू आना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। आ रहा है बराबर तो ठीक है, वरना कुछ गलती हो गई है, वरना कुछ गलती हो गई है बच्चा पार्टी। और कभी कभी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स खुद निकालना पड़ेगा, उसके लिए छोटी सी टेबल बनी हुई है। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट उठा लो, उसमें रिजर्व्स में अगर कुछ बढ़ोतरी हुई है वो ऐड कर दो। क्यों, रिजर्व भी तो प्रॉफिट में से ही बनते हैं, तो अगर आपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के रिजर्व डाल दिया था तो प्रॉफिट तो कम दिखेंगे, जबकि आपने एक्चुअल में ज़्यादा कमाया है, इसलिए उन्हें ऐड बैक कर दो। प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दो प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। ऊपर जो प्रोविजन था वो डाउटफुल डेट का था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो ऐड लेस हुआ था। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर का जो यहाँ पे ऐड होगा, और कोई रिफंड मिल गया है टैक्स का वो लेस हो जाएगा। फाइनली आप पहुंच जाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। इस छोटी सी टेबल को आप लर्न कर लीजिए, कभी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकालना पड़ जाए। दिस इज इट माय डियर फ्रेंड्स।
खत्म, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म, कंप्लीट, डन। धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा। AS4 का नाम है contingencies and events occurring after the balance sheet date। इसके अंदर 5 बातें आप समझ लीजिए, फिर हम MCQs पे आ जाएंगे। पहली बात, AS4 इज एप्लीकेबल ऑन विच एंटिटीज। AS4 किन संस्थाओं पर एप्लीकेबल होता है? देखिए प्यारे बच्चों, हर नॉन कंपनी के ऊपर AS4 एप्लीकेबल होगा, हर नॉन कंपनी के ऊपर। और सर कंपनियों में उन कंपनियों के ऊपर AS4 एप्लीकेबल होगा जो इंड AS फॉलो नहीं करती हैं। जो कंपनियां इंड AS फॉलो करती हैं उन पे AS4 एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सभी कंपनियों पर AS4 एप्लीकेबल होगा। और नॉन कंपनीज के केस में हर नॉन कंपनी पे AS4 एप्लीकेबल होगा, यानी अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे हर प्रकार से AS4 एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात, AS4 कौन से पीरियड के बारे में बात करता है? आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो प्यारे बच्चों, एक साल उठाओ, मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, हमारा साल शुरू हुआ 1 अप्रैल पे, खत्म हुआ 31 मार्च को। उसके बाद पता है क्या होता है? उसके बाद वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के तैयार होते हैं कुछ समय बाद, फिर उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से साइन करवाया जाता है। साल खत्म होने के बाद कुछ समय लगता है, महीने 1.5 महीने, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो वगैरह वगैरह बन के तैयार हो जाती हैं और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उनको साइन कराते हैं, अगर कंपनी का केस है तो। सर अगर कंपनी का केस नहीं है तो फिर प्रोप्राइटर हो गया या पार्टनर हो गया, वो लोग उनसे साइन कराते हैं। तो AS4 के अंदर जब उसके बाद साइनिंग हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, फिर CA ऑडिट करता है, फिर वो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ROC डिपार्टमेंट पे पहुंचते हैं। पूरी प्रोसेस सुनिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च साल खत्म हुआ, साल खत्म होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद उन्हें अप्रूव करवाया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या प्रोप्राइटर पार्टनर से। उसके बाद CA ऑडिट करता है, उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ROC में फाइल कर दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट के पास फाइल कर दिए जाते हैं, सरकार को प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। AS4 में कौन सा पीरियड कवर्ड अप होगा मैं आपको बता देता हूं। बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये पीरियड कवर होगा, ये पीरियड कवर होगा। यानी डेट ऑफ साइनिंग ऑफ डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट डेट बोलो, झंझट खत्म करो, बोलो बैलेंस शीट डेट, वो कौन सी होती है? 31 मार्च। यहां से लेकर जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक केस बनाया हुआ है कि हमारा साल 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 31 मार्च को खत्म हो गया। 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट आई, यहाँ पे बैलेंस शीट डेट जब उसके बाद साइन होगी, उसकी डेट हमने रखी है 6 सितंबर माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद ऑडिट होगी और फिर ROC में फाइल होगा। तो AS4 के अंदर कौन सा पीरियड कवर्ड अप होगा? बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी 31 मार्च से लेकर 6 सितंबर। अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूं, हमने अपने एग्जांपल में 6 सितंबर डेट रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइनिंग बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है सर जी, बोलो बात समझ में आती है? AS4 में कौन सा पीरियड कवर्ड अप होगा? बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ बैलेंस शीट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बैलेंस शीट कह लो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह लो, एक ही बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो सब आ जाए। अगली बात करते हैं जरा, AS4 के नाम में एक धोखा है। क्या धोखा है? AS4 का नाम अभी क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको? AS4 का नाम मैंने बताया कि प्यारे प्यारे बच्चों, कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बट कॉन्टिजेंसीज के बारे में तो ये बात ही नहीं करता, ये केवल इवेंट्स के बारे में बात करता है। इसने नाम में लिख रखा है कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बट ये कॉन्टिजेंसी के बारे में बात नहीं करता। कहता है कॉन्टिजेंसी तो AS29 में चली गई, मेरा तो बस नाम ही रह गया, मेरा तो बस नाम ही रह गया। मानो कोई व्यक्ति है, उसका बेटा किसी लड़की से शादी करके घर जमाई बन जाए, तो व्यक्ति बेचारा क्या कहेगा कि वो तो उनके घर चला गया, मेरा तो बस नाम ही रह गया। बिल्कुल इसी प्रकार से है, कॉन्टिजेंसी जो है वो AS29 में जाके घर जमाई बन चुकी है, AS4 का तो बस नाम रह गया है। ठीक है सर जी, यानी कॉन्टिजेंसीज AS4 में डील नहीं होती है, वो AS29 में डील होती है। और AS4 के नाम में ये भी लिखा होना चाहिए था, वहां पे केवल ये लिखा है कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बट वहां पे ये भी लिखा हुआ होना चाहिए था एंड बिफोर साइनिंग बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर अप्रूविंग अथॉरिटी, ये भी लिखा होना चाहिए था। क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, AS4 कौन से पीरियड पे एप्लीकेबल होगा? बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
बट आपके एएस में खाली इतना ही लिखा हुआ है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बट उसमें ये भी लिखा होना चाहिए एंड बिफोर साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उससे ज्यादा क्लैरिटी आती है कि AS4 कौन से पीरियड पे एप्लीकेबल होगा। सर ये अप्रूविंग अथॉरिटी क्या है? ये अप्रूविंग अथॉरिटी किस बला का नाम है? प्यारे बच्चों मैंने कहा ना आपसे, कंपनियों में जो कंपनियां इंड AS फॉलो नहीं करती हैं उन पे लगेगा AS4 और नॉन कंपनियों पे तो सब पे लगेगा AS4। तो कंपनियों के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साइन होते हैं, तो डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले लेते हैं। ओके ओके ओके। और जो नॉन कंपनीज है उनके केस में पार्टनर साइन करेगा या प्रोप्राइटर साइन करेगा, उनको अप्रूविंग अथॉरिटी बोलते हैं, उनको अप्रूविंग अथॉरिटी बोलते हैं। तो उनके केस में ऐसा नहीं बोलेंगे डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके केस में बोलेंगे डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अप्रूविंग अथॉरिटी। इवेंट का क्या मतलब है? इवेंट का मतलब वो सिग्निफिकेंट इवेंट, वो इंपॉर्टेंट घटनाएं जिनसे यूजर के डिसीजन पर असर पड़ने वाला हो, और इवेंट्स फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। AS4 में दो चीजें हैं, कॉन्टिंजेंसी और इवेंट। कॉन्टिंजेंसी तो चली गई, घर जमाई बन गई AS29 में, रही बात इवेंट की। तो इवेंट को क्या बोलते हैं? इवेंट वो सिग्निफिकेंट इवेंट होते हैं प्यारे बच्चों, वो सिग्निफिकेंट इवेंट, वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिनसे यूजर के डिसीजन पर अफेक्ट हो, यूजर के डिसीजन पर असर पड़े। और इवेंट्स फेवरेबल भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, और नॉन फेवरेबल भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है सर जी। यूजर्स यानी कौन? इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बैंक वाले जिन्हें लोन दे रखा है, जो भी लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं उन्हें यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। और कोई भी ऐसी घटनाएं, जो कोई भी ऐसे इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बीच में अकर हो रहे हैं, और उनसे अगर यूजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, यूजर के डिसीजन पर असर पड़ेगा, चाहे वो इवेंट फेवरेबल हो चाहे वो नॉन फेवरेबल हो, AS4 लग जाएगा। अब मैंने समअप कर दिया है प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूविंग अथॉरिटी के बीच में होने वाले ऐसी घटनाएं, ऐसे इवेंट्स जिनसे यूजर के डिसीजन पर असर पड़ने वाला हो, वो चाहे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, उनके ऊपर लागू होगा AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। ठीक है सर जी। और वो इवेंट दो प्रकार के होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया? इवेंट का मतलब बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और रिपोर्टिंग अथॉरिटी, अप्रूविंग अथॉरिटी के बीच में होने वाली घटनाओं को, ऐसी घटनाओं जो यूजर के डिसीजन पर असर डालें, उन्हें इवेंट कहते हैं, उन्हें इवेंट कहते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट बताता हूं, बैलेंस शीट डेट और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्टिंग अप्रूविंग अथॉरिटी के बीच में होने वाले इवेंट्स जिनकी शुरुआत या जिनसे संबंधित हालात बैलेंस शीट डेट से पहले ही पैदा होने लगे थे, उन्हें एडजस्टिंग इवेंट्स कहते हैं। और बैलेंस शीट डेट और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूविंग अथॉरिटी के बीच में होने वाले इवेंट्स जिनसे संबंधित हालात 31 मार्च के बाद ही पैदा हुए हैं, बैलेंस शीट डेट के बाद ही पैदा हुए हैं, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाते हैं। उदाहरण देता हूं प्यारे बच्चों, मैं आपको उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक डेटर दिवालिया हो गया, कब? एक डेटर दिवालिया हो गया 1 मई को, यानी बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूविंग अथॉरिटी के बीच में। मान लीजिए साइनिंग हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 30 जून को, और बैलेंस शीट की जो डेट है वो है 31 मार्च, और वो इन दोनों डेट्स के बीच में 1 मई को दिवालिया हो जाता है। तो ये इवेंट है, हाँ ये एक इवेंट है। इससे यूजर के डिसीजन पर असर पड़ेगा जब उन्हें पता चलेगा कि इस संस्था के, इस कंपनी के डेटर्स डूब रहे हैं, तो वो अपना डिसीजन सोच समझ के लेंगे। तो ये तो इवेंट बन गया। अब इवेंट में ये एडजस्टिंग बनेगा या नॉन एडजस्टिंग, तुम्हें ये देखना होगा कि जो डेटर दिवालिया हुआ है, जो डेटर दिवालिया हुआ है उसके यहाँ आग, फॉर एग्जांपल आग लगने की वजह से डेटर दिवालिया हुआ है, तो अगर उसके यहाँ आग 31 मार्च से पहले ही लग गई थी, तो फिर तो दिवालिया होने के हालात 31 मार्च से पहले ही शुरू हो गए थे, फिर तो वो एडजस्टिंग इवेंट बनेगा। और अगर आग 31 मार्च के बाद लगी है तो दिवालिया होने के हालात 31 मार्च के बाद पैदा होना शुरू हुए हैं, फिर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट बनेगा, फिर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट बनेगा। ये मैंने पूरी समरी के तौर पे आपको रिवीजन करवा दी है। भाई सुनिए, एक डेटर है हमारे पास, ठीक है, ये लो मैं आपको 2 मिनट लगा के बता देता हूँ। ये
ये है हमारा ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। यहां पे हमारी 6 सितंबर को बैलेंस शीट पे साइन करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अप्रूविंग अथॉरिटी। तो इस पीरियड पे AS4 लगता है, यानी इस पीरियड में जितने भी इवेंट्स अकर होंगे, इवेंट्स यानी ऐसी घटनाएं जिनसे यूजर के डिसीजन पर असर पड़ेगा, यूजर्स का डिसीजन इंपैक्ट होगा, भले ही वो इवेंट फेवरेबल हो, भले ही वो इवेंट अनफेवरेबल हो। तो 31 मार्च से लेकर 6 सितंबर तक होने वाले ऐसे इवेंट्स जो भले ही फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, बट उनसे अगर यूजर के डिसीजन पे इंपैक्ट पड़ेगा तो उन पे AS4 लग जाएगा। ठीक है सर जी। फॉर एग्जाम्पल, डेटर्स का दिवालिया हो जाना, एक हमारा डेटर्स बैड हो गया, डूब गया, वो दिवालिया हो गया, अब हमें उससे पैसे मिलेंगे नहीं, तो क्या ये एक इवेंट है? हाँ, क्योंकि इससे यूजर के डिसीजन पे इंपैक्ट पड़ेगा। जब उन्हें पता चलेगा कि हमारी कंपनी के डेटर्स डूब रहे हैं तो वो पैसा सोच समझ के लगाएंगे हमारी कंपनी के अंदर। ये एक अनफेवरेबल इवेंट है, बिल्कुल ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता फेवरेबल या अनफेवरेबल हो। आप सुनो मेरी बात, अगर इस डेटर के दिवालिया होने के, इस डेटर्स के बैड होने के हालात 31 मार्च से पहले ही शुरू हो चुके थे, तो आज की डेट में जब ये डेटर्स बैड हो गए हैं तब ये इवेंट कहलाएगा एडजस्टिंग इवेंट। यानी मान लीजिए इसके गोदाम में 31 मार्च से पहले आग लग गई थी, तो इसके दिवालिया होने की शुरुआत 31 मार्च से पहले हो गई थी, तो आज जब ये बैड हो जाएगा, पूरे तरीके से दिवालिया घोषित हो जाएगा, तब ये एडजस्टिंग इवेंट बनेगा। भाई आग लगती थोड़ा ना वो दिवालिया घोषित हो जाएगा, आग लगने के कुछ समय बाद वो दिवालिया घोषित होगा। तो आग लगी 31 मार्च से पहले, वो दिवालिया इंसॉल्वेंट घोषित हुआ 31 मार्च के बाद प्यारे बच्चों। ओहो, बट हालात 31 मार्च से पहले ही बन गए थे, दिवालिया होने की शुरुआत 31 मार्च से पहले ही हो गई थी, इसीलिए जब वो इंसॉल्वेंट होगा तो वो इवेंट एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। और अगर मान लीजिए आग अप्रैल में लगी थी, 31 मार्च के बाद आग लगी थी, तब ये इवेंट कहलाएगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। यानी आज अगर डेटर दिवालिया हो रहा है, उसके दिवालिया होने की शुरुआत 31 मार्च से पहले हो चुकी थी, तो आज ये बनेगा एडजस्टिंग इवेंट, अदरवाइज ये बनेगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड PPI, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये है AS5 का नाम, जो करंट ईयर के नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में, प्रायर पीरियड आइटम्स के बारे में और अकाउंटिंग पॉलिसीज के चेंज के बारे में बात करता है। बट इसके अंदर एक चीज और मैंने आपको बताई थी जो इसके नाम में नहीं लिखी हुई है, वो है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। उसके बारे में भी AS5 बात करके चलता है। तो AS5 हमें क्या क्या बताता है? AS5 कहता है कि जो आपके करंट ईयर का नेट प्रॉफिट और लॉस आपने निकालना है, जो आप करंट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाओगे, उसको कई टुकड़ों में बांट दो। उसका एक टुकड़ा करो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, उसका एक टुकड़ा करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसका एक टुकड़ा करो प्रायर पीरियड आइटम्स। और अगर कोई आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा P&L पर, वो भी बताइए। और अगर आपने कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज किया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा P&L पर, ये भी बताइए। यानी SPL को निकालते वक्त, प्रॉफिट और लॉस को निकालते वक्त हमें इन बातों का सेपरेट डिस्क्लोजर दे करके चलना है कि क्या क्या ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या क्या प्रायर पीरियड आइटम्स हैं, क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंजेस है उनका इफेक्ट, और क्या क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आए हैं और उनका इफेक्ट। ऑर्डिनरी के भी दो हिस्से हो जाते हैं, नॉर्मल और एक्सेप्शनल। इसमें एक्सेप्शनल वाला तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलना है, नॉर्मल वाला कोई सेपरेट डिस्क्लोज करके नहीं चलना है। ठीक है सर जी। सर ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? Any activities undertaken by the enterprise as part of its business and related activities in which the enterprise engages in furtherance of incidental to arising from these activities। कुल मिलाकर के इतनी बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट पेपर में लिखने के पर्पज से याद रख लोगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज, जो बिजनेस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं, जो रेगुलर बिजनेस में की जाने वाली एक्टिविटीज हैं, उन्हें ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कहते हैं, वो आती है ऑर्डिनरी नॉर्मल में। लेकिन अगर उन्हीं एक्टिविटीज का, उन्हीं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिजनेस से रिलेटेड डे टू डे एक्टिविटीज का साइज और नेचर, साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, नेचर थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो फिर वो बन जाएंगी ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल एक्टिविटीज। व्हेन आइटम्स ऑफ इनकम, गेन, एक्सपेंस, लॉस आर ऑफ सच
size and nature that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period, then such item should be disclosed as ordinary exceptional items। यानी कि बिजनेस से रिलेटेड ही एक्टिविटी है बट उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाए और उसका नेचर थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो वो नॉर्मल ना रह के एक्सेप्शनल बन जाएगी। फॉर एग्जांपल सैलरी रिट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज्ड, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एक्सेप्शनल आइटम्स में डिस्क्लोज किया जाएगा। सैलरी रिट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज, देखिए सैलरी क्या है, एक बिजनेस से रिलेटेड नॉर्मल एक्टिविटी है, वो बिजनेस से रेगुलर एक्टिविटी है, वो बिजनेस की पेमेंट लगातार करनी पड़ती है बिजनेस में सैलरी की, वो डे टू डे एक्टिविटी है, वो मंथली फ्रीक्वेंटली होने वाली एक्टिविटी है। सैलरी की पेमेंट एम्प्लॉइज से काम कराओ, हर महीने तनख्वाह देते हैं। बट आपने क्या किया, आपने तनख्वाह बढ़ा दी, वो भी रिट्रोस्पेक्टिवली पिछले 2 साल से आपने सभी एम्प्लॉइज की तनख्वाह बढ़ा दी। तो इससे क्या होगा, साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इस सैलरी का नेचर डिफरेंट हो गया। अब ये वो सैलरी करंट ईयर की रेगुलर वाली सैलरी नहीं रही, अब इसमें रिट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज का तड़का भी लग चुका है, तो अब ये बन जाएगी एक्सेप्शनल एक्टिविटी। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, जो बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, इनकम और एक्सपेंस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज, जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज का हिस्सा है ही नहीं, जो बिजनेस करने के लिए जरूरी है ही नहीं, जिनका बिजनेस से संबंध है ही नहीं, फिर भी वो बिजनेस के आड़े आ जाते, therefore not expected to occur regularly और frequently। ये बहुत ज्यादा रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली होने वाली घटनाएं नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक लॉस, ये सब बिजनेस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज नहीं है। सर बिजनेस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज से आपका क्या मतलब है, वो एक्टिविटीज जिन्हें करना जरूरी है बिजनेस को चलाए रखने के लिए, उन्हें कहते हैं बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज। क्या अर्थक्वेक का आना जरूरी है बिजनेस को चलाए रखने के लिए? नहीं सर, वो तो उल्टा रोक देता है बिजनेस को। फायर, थेफ्ट, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बनेंगे। इन्हें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की अलग हेडिंग बना करके वहां डिस्क्लोज करके चलते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में भी डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बैलेंस शीट के नीचे। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर टू बी चेक्ड बिजनेस टू बिजनेस वाइज। हर बिजनेस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अलग हो सकता है, सभी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सेम नहीं होता। जैसे बहुत सारे बिजनेस के लिए अर्थक्वेक लॉस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, बट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो अर्थक्वेक लॉस ऐसे है जैसे एक रेगुलर घटना कि भाई अर्थक्वेक लॉस कहीं आया और अब उन्हें क्लेम देना पड़ेगा। उनके बिजनेस की तो ये होती रहती है, उनके बिजनेस में ये सारी चीजें। तो ठीक है सर जी, ओके जी। प्रायर पीरियड आइटम्स क्या है, गेन, लॉस, इनकम, एक्सपेंस अराइजिंग इन करंट पीरियड एज ए रिजल्ट ऑफ एरर, ओमिशन इन वन और मोर प्रायर पीरियड। करंट ईयर में अगर पिछले साल या उससे पिछले साल की अकाउंटिंग मिस्टेक्स का पता चले तो वो करंट ईयर में प्रायर पीरियड आइटम्स कहलाते हैं। जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का गलती से बढ़ा दिया था, और क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो अगर हमने पिछले साल का प्रॉफिट बढ़ा दिया तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया तो पिछले साल का प्रॉफिट भी बढ़ गया, और हमें इस गलती का करंट ईयर में पता चला है, तो अब करंट ईयर में हमें पिछले साल की ये मिस्टेक सुधारनी पड़ेगी, और करंट ईयर में इसे क्या नाम देंगे, प्रायर पीरियड आइटम। जब इसे सुधारेंगे तो इसे एसपीएल में प्रायर पीरियड आइटम के नाम से सुधार करके लिखेंगे। बट बच्चों एक बात का ध्यान रखना, एमसीक्यू अगर आए तो आपको केवल इतना ही लिखना है कि प्रायर पीरियड आइटम एसपीएल में डिस्क्लोज नहीं होते हैं, वो बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज होते हैं। एमसीक्यू इसी वे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे शेड्यूल 3 में पीपीआई के लिए अलग से हेड नहीं है, वो ऐसा कहते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करके चलेंगे, फेस ऑफ पी&एल पे नहीं, अगर प्रायर पीरियड आइटम है और अगर एमसीक्यू आता है तो। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है, आपने प्रोविजन बनाया था 2%, बट अब आपको लग रहा है कि ज्यादा पैसा डूबेगा डेटर से, तो आपने उस प्रोविजन को 10% बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, एक अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज हो गया। An estimate may have to be revised if changes occur in circumstances based on which the estimate was made or as a result of new information। नई जानकारी, नए हालात पैदा होने की वजह से जब आप पुराना एस्टीमेट बदल देते हो, घटा बढ़ा देते हो, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बन जाता है। इसे बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया जाता है, और जो अकाउंटिंग एस्टीमेट की वजह से आपके प्रॉफिट और लॉस पे अफेक्ट पड़ेगा वो आपको डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा। करंट ईयर में अफेक्ट पड़ रहा है तो करंट ईयर में डिस्क्लोज करके चलोगे। अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज कर देने की वजह से फ्यूचर पीरियड्स की कैलकुलेशन पे भी अफेक्ट पड़ेगा, तो फ्यूचर पीरियड की कैलकुलेशंस में भी आप ये इफेक्ट शो करके चलोगे, डिस्क्लोज करके चलोगे। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय एन एंटरप्राइज इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी
अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स और उन प्रिंसिपल को लगाने के लिए जो मेथड आप अप्लाई करते हो, उन दोनों को मिलाकर के पॉलिसी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल है कि हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये हो गया अकाउंट का एक प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल को फॉलो करते वक्त जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो इसके लिए हम लीफो यूज कर सकते हैं, फीफो यूज कर सकते हैं, वेटेड एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो जब इन दोनों की इकट्ठी बात होगी तो ये बन जाएगा एक अकाउंटिंग पॉलिसी। फॉर एग्जांपल हमारी संस्था ने वेटेड एवरेज चुन लिया, तो हमारी संस्था ने सबसे पहले अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल लगाया, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। फिर उस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए एक मेथड लगाया, वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड लगा के कॉस्ट निकालना, ये बन गया एक मेथड, और फिर उस कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर करके लोअर लेना, ये बन गया एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और दोनों को इकट्ठा मिला करके बोलेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी कब कब चेंज हो सकती है, ये AS5 आपको बताता है। जब चेंज होगा अकाउंटिंग पॉलिसी में तो डिस्क्लोजर कैसे देना है, क्या देना है, ये बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बताता है अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कब कर सकते हैं आप, जब रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट हो, किसी कानून में लिखा हो कि भाई पॉलिसी अब चेंज कर लो, लीफो बंद करो, फीफो लगाओ, या किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कह दिया हो पॉलिसी चेंज करने के लिए, या फिर आपको खुद ही लग रहा है कि अगर हम मेथड पॉलिसी चेंज कर देते हैं तो इससे हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन है वो बेटर हो जाएगी और ट्रू एंड फेयर हो जाएगी। इन 3 केसेस में आप अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं। मैंने एक बार के लिए आपको रिवीजन करवा दी है पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।